हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रतन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द होल चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम देयर इज सम वेटेस्ट टॉपिक्स ऑफ योर चैप्टर। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एज पर द प्रायोरिटी किक्स और पर द क्वेश्चंस ऑफ द नीट एग्जामिनेशन हमने यहाँ पर कुछ और कवरेज लिया है। एक छोटा सा सेशन बनाया है आपके लिए जिससे आप उन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले यहाँ मैं बात करूंगी आपके साथ डिजाइनिंग अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एसिड और बेस के रेशो के बेसिस पे आप पता करते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि हाउ यू डिजाइन अ बफर सॉल्यूशन। कुछ पीएच रेंज आपको वहां पर गिवन होती है और आपको बताना पड़ता है। पहली चीज तो इतना मेजर पार्ट आपके एग्जाम का है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक बार यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि हम लोग पीएच के लिए जब बात करते थे तो हमारा फॉर्मुलेशन क्या था, pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। तो ओवरऑल हम यही कह रहे थे, रेशियो ऑफ एसिड इज टू बेस डिटरमाइन द पीएच ऑफ द बफर। इज इट राइट? बिल्कुल। क्या मैंने आपको यही तो बोला था कि रेशियो ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइन द पीएच ऑफ द बफर। एक्चुअल वैल्यूज जो होती हैं एसिड और बेस की, वो डिटरमाइन करती हैं बफर कैपेसिटी को। तो यहां पर एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ आपके सामने, दैट इज बफर कैपेसिटी। वो क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं किसकी, एसिड्स एंड बेसिस की, वो हमने नहीं निकाली है। दोज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो पहले से ही कैलकुलेटेड हैं। तो यहां पर उसको आप क्या कहेंगे, बफर कैपेसिटी। तो ये टर्म भी पता होनी चाहिए। तो आइए, अब कैपेसिटी वर्ड को अगर मैं पूछूं तो आपको पता है कि हाउ मच अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस दैट बफर कैन न्यूट्रलाइज, उसको ही आप उसकी कैपेसिटी कहते हैं। और एक गुड बफर सॉल्यूशन आप किसको कहते हैं? जब आप कहेंगे एसिड या बेस में से या तो वो दोनों ही इक्वल हो या फिर फेयरली लार्ज अमाउंट में हो, तो आप कहते हैं एक गुड बफर सॉल्यूशन। तो ये दोनों की पॉइंट्स भी हमें समझ आए। बफर कैपेसिटी की बात, जहां एक्चुअल वैल्यूज हम एसिड्स एंड बेसिस की ले रहे हैं। देन आफ्टर डिजाइनिंग अ बफर सिस्टम विद अ पीएच ऑफ 3.60। तो चलिए अपन लोग चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जहां पर हमें एक बफर सिस्टम डिजाइन करना है और पीएच रेंज कितना है, 3.60। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं एज पर द फॉर्मुलेशंस, हम यहां डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपसे डिजाइन करवाया जाए बफर सॉल्यूशन। आपके सामने पीएच रेंजेस होंगी, आपके पास पीके वैल्यूज होंगी, सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में पुट करवा के पूछ लिया जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको पूरा नहीं पूछा जाएगा। बट आपको उसके पीछे की सारी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, लॉग टर्म में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। तो देखो, यहाँ मैंने लिया है क्लोरस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। कौन कौन से एसिड्स हैं? क्लोरस, नाइट्रस एंड फॉर्मिक। फॉर्मूला हमें पता है, क्लोरस एसिड को क्या कहा जाता है, HClO2, नाइट्रस एसिड इज HNO2 एंड फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। अब देखो इनकी Ka वैल्यूज क्या है। अगर क्लोरस एसिड के रिस्पेक्ट में मैं आपको पूछूं तो आप कहेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁻²। इन द केस ऑफ नाइट्रस it is 4.6 into 10⁻⁻4, while in the case of formic it is 1.8 into 10⁻⁻4। चलिए, अब यहाँ आपके पास pKa वैल्यूज भी हैं और आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो pKa वैल्यूज है वो कुछ ना कुछ क्लोजेस्ट है 3.60 के, जो कि आपको pH यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब pH का फॉर्मूला हमारा क्या था, pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। अब यहाँ से मैंने ये आपको पहले डायरेक्ट लिख के दे दिया, बट ये आया कैसे ये मैं बताती हूँ। आओ, अब 3.60 आपको गिवन है एंड दिस इज योर 3.74 फॉर द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड। किसके लिए लिया है ये मैंने? फॉर्मिक एसिड के रिस्पेक्ट में, प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ, 3.74 माइनस 3.60 कितना आएगा, 0.72। तो ये लीजिए बेस ओवर एसिड, और इसी को अगर आप और चेक करते हैं लॉग बेस के टर्म में, दैट इज -0.14। तो आपको ये थोड़ा सा रेंजेस पता होनी चाहिए, एज सच आपके इतना ये कोई पार्ट का है नहीं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। Ka इन टर्म्स ऑफ एसिड, Kb इन टर्म्स ऑफ बेस। एंड व्हाट इज K? द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एसिड इन A
एंड इन द टर्म्स ऑफ बी इट इज फॉर बेस। और उसी को आप क्या कहते थे, दोनों के रिलेशनशिप से आप फाइंड आउट करते थे KW, जो कि कहलाता था वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मैं ये कह सकती हूँ कि जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी KB की वैल्यूज होगी। लाइकवाइज इन द केस ऑफ एसिड ऑल्सो, कि जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा Ka की वैल्यूज होगी। तो हम दोनों को जब अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आता है कौन, KW, दैट इज Ka इंटू KB। ये लीजिए, जिसको आप कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 × 10⁻⁻14। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए, तो अगर आप इस चीज़ को चेक करते हैं तो मैंने कहा अगर डिसोसिएशन रिएक्शन मोनोप्रोटिक वीक एसिड के रिस्पेक्ट में है, किसके, मोनोप्रोटिक वीक एसिड। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया HA और रिएक्शन करवा रही हूँ H2O से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये अपना क्या दे रहा है यहाँ पर H+, तो ये क्या हो गया H3O+, और वहाँ पर A-, दोनों का डिसोसिएशन हुआ H3O+ और A- के अंदर। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो A- है ये कॉन्जुगेट बेस है HA का, A- कॉन्जुगेट बेस है HA का, और H3O+ जो है वो किससे आया है, रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो दोनों बात ये क्लियर हुई हमें पहली चीज। और यहाँ पर अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka असाइन करना है तो हमें इसको एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉर्मेट में लिखना होगा, जहां पर आप लिखते थे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, बिल्कुल। तो लिख दीजिए इसको, Ka विल बी इक्वल्स टू, लिखिए रिएक्शन फेज में H3O+ इंटू A- होल अपॉन HA। कर दिया असाइन। यहां हमने अभी सिर्फ इसको फॉर्मुलेट किया है। अब यहां से हम KB फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने Ka निकाला है, अब हम KB निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीपल करके KW निकालेंगे, ठीक है। चलो अब KB निकालते हैं A- रिएक्टिंग के लिए, जो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह। तो ऑल्टरनेटिवली हमें पता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है फॉर A- एक्टिंग एज अ बेस। अब यहां पर क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, किससे, वाटर से। जो मैंने H2O मॉलिक्यूल लिया है उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहां पर A- किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। ये लीजिए, तो रिएक्शन लिख लें इसकी, A- प्लस H2O गिव्स HA प्लस OH-। अभी मैंने कहा कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वाटर से, क्योंकि यहां पर जो A- है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बात समझ में आई। तो स्पेशीज क्या बनेंगी, HA प्लस OH-। फिर से वही करना है, इसको फॉर्मुलेट कर दो। अब यहां पर HA और OH- दोनों ही एंड प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन के, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो क्या होगा, KB। तो रिएक्शन को मैं लिख सकती हूं KB विल बी इक्वल्स टू HA इंटू OH- होल ओवर डिवाइडेड बाय A-। वही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपने देखा कि जो इनवर्स है HA का वो तो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो दोनों रिएक्शन डिफरेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि H3O+ जो है इस रिएक्शन में वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, और जो कॉन्जुगेट बेस है A- का, दैट इज OH- वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो दोनों रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया कि H3O+ तो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और OH- बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, जिसको आप कह रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करोगे, जब आप Ka को मल्टीप्लाई करोगे KB से, तो दोनों के फॉर्मुलेशंस लिख दें, Ka इंटू KB, और जो हमने रिजल्टेंट निकाला फॉर्मुलेट करके उन दोनों को लिखो यहां पर। तो H3O+ इंटू A- होल अपॉन HA, एक बॉक्स। दूसरा वाला देखिए HA OH- A-। जो कट हो रहा है उसे कट करो, कौन हो रहा है, HA से HA कट एंड A- से A- कट। क्या बचा मेरे पास, H3O+ एंड OH-, यही बचा है। और क्या मैंने अभी आपको इनिशियल में यही बोला कि H3O+ एक्ट एज एन एसिड वाइल OH- एक्ट एज एन बेस। तो यही क्या कहलाएगा आपका KW, दैट इज वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बात समझ में आई। जब कभी भी पूछा जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड KB, सो दैट विल बी इक्वल्स टू KW, जिसको आप कहते हैं वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए
अब इसके बाद एक टर्म हमें सीखना है, एक और चीज पढ़नी है, दैट इज अबाउट डाई एंड पॉली बेसिक एसिड्स एंड बेसिस। डाई एंड पॉली यानी कि मोर देन वन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात की जाएगी। सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पर पॉली बेसिक एसिड्स के बारे में चर्चा। तो पॉली बेसिक एसिड्स क्या कहते हैं? वो एसिड्स जो कैपेबल हो एक से ज्यादा हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल देने के। व्हाट आई सेड, आई रिपीट इट अगेन, एक से ज्यादा हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल देने के जो कैपेबल होंगे वही एसिड्स पॉली बेसिक एसिड्स कहलाएंगे। तो आइए मैं आपको लैंग्वेज टर्म में भी इसको समझा देती हूं। एसिड्स कैपेबल ऑफ यील्डिंग मोर देन वन हाइड्रोनियम आयन per molecule are simply known as polybasic acids, or you can say the diabasic, the tribasic, it totally depends on the number of molecules. So आप इनको indicate करते हैं नंबर से by replacing the hydrogen atom. चलिए नेक्स्ट आइए। अब यहां हम सबसे पहले चेक करेंगे इनका आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के लिए क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे, आयनिक प्रोडक्ट्स में डिसोसिएट कर दो। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करती हूं एक रिएक्शन को जो कि पॉलीबेसिक का एग्जाम्पल है। मैंने लिया H2X, ये डिसोसिएट होगा H प्लस एंड HX माइनस में, और इस HX को डिसोसिएट करती हूं तो दैट विल बी H प्लस एंड X2 माइनस, यही होगा। चलो अब इसको आपने कहा कि ये डायबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है, तो भाई मोर देन वन तो है ना, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से ही आपने इसको फॉर्मुलेट किया है। तो अब आप कहेंगे अगर इस अबव रिएक्शन के लिए ये जो मैंने अभी निकाली है इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं तो चलो लिखते हैं। रिएक्शन H2X H प्लस प्लस HX माइनस, और यहां पर इसके रिस्पेक्ट में Ka1 कह रही हूं मैं, तो होगा H प्लस HX माइनस होल अपॉन H2X। ऐसे ही दूसरी वाली रिएक्शन के लिए लिखूंगी तो मैंने उसको टर्म दे दी Ka2, क्योंकि मैं एसिड के टर्म में बात कर रही हूं। रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 दोनों लिख लिया आपने। अब यहां से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? दोनों का मल्टीपल करा दो, Ka1 का और Ka2 का करा दो, दोनों का मल्टीपल। आओ चेक करते हैं। आपने जैसे ही मल्टीपल कराया H प्लस HX माइनस होल अपॉन H2X, और दूसरा क्या है केस? H प्लस X2 माइनस होल अपॉन HX माइनस। जो कट हो रहा है उसे कट कर दो, जो बचा है उसे चेक करते हैं। आपके पास बचा है H प्लस 2X2 माइनस एंड H2X। तो यहां से आपने क्या देखा? आयनाइजेशन चेक किया है Ka के टर्म्स में दो रिएक्शन के बिहाफ पे। अब यहां पर Ka और Ka2 क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में? एसिड के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही हम ट्राइबेसिक के लिए बात करेंगे तो Ka1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप इनके लिए अगर एग्जांपल पूछा जाए तो H2SO4 H2S H3PO4। ऐसे ही अब इसका एग्जांपल H2SO4 भी यहां चेक कर लो, इसको डिसोसिएट करो, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस रख दो, वैल्यू तो पुट करना आता है। अब पॉली एसिडिक बेसिस की बात करते हैं। पॉली एसिडिक बेसिस क्या कहते हैं? वो बेस, अब बेस वो सब्सटेंस होता है जो क्या देता है? OH माइनस आयन देता है जब पानी में उसको डिसॉल्व किया जाता है। तो यहां पर जो बेस की स्ट्रेंथ है वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी, क्योंकि बेस होता ही वो सब्सटेंस है जो OH माइनस देता है। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि स्ट्रेंथ इज डिपेंड ऑन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से अब अगर आपको नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयंस निकालने हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो उस टर्म को कहा जाता है एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, पहली चीज ये। अब इस एसिडिटी के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्रायबेसिक एंड सो ऑन। अब पॉली एसिडिक बेसिस का आयनाइजेशन चेक करते हैं। जैसे अभी चेक किया था सेम वैसे ही चेक करना है। अब यहां बस क्या करना है? एग्जाम्पल लोगे बेस का, तो एग्जाम्पल ले लो। MOH2 gives M2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, प्लेस कर दो और एग्जाम्पल भी चेक कर लो, सेम है। डिसोसिएट कर दिया मैंने CaOH2 को Ca2 प्लस और 2OH माइनस में, रख दो Ca2 प्लस OH2 माइनस होल अपॉन CaOH2। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भले ही लगेगा लेकिन बहुत बार पूछा गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या फैक्टर्स होते हैं? पहली चीज़ कि ये डिपेंड करते हैं HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। जितना ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। नॉर्मल सी बात है ना, एक मैं आपको सिंगल स्टिक दूं, एक मैं आपको बंडल ऑफ स्टिक दूं, तो आपको ब्रेक करना कौन सा ज़्यादा इजी है, अ सिंगल स्टिक और अ बंडल ऑफ स्टिक? ऑब्वियसली अ सिंगल स्टिक। तो सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है इन द केस ऑफ बॉन्ड्स। द वीकर द बॉन्ड द लेसर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, हेंस द एसिड इज स्ट्रॉन्ग। पहली चीज तो यहां पर मैं कहती हूं कि जो पोलैरिटी है HA बॉन्ड की वो इफेक्ट करेगी एसिड स्ट्रेंथ को। साथ साथ अगर बॉन्ड हाईली पोलर है तो प्रोटॉन क्या करेगा, लीव कर देगा मॉलिक्यूल को बहुत इजीली और उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। क्या कहा मैंने, फिर से गौर से सुनिए कि अगर पोलैरिटी जो है HA बॉन्ड की वो इफेक्ट कर रही है एसिड स्ट्रेंथ को, और अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है तो प्रोटॉन उस मॉलिक्यूल को लीव कर देगा और उस एटम को स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा। ये लीजिए। आइए, however, bond strength is more important when we consider and compare at strengths of elements same group of periodic table, blah blah blah, same वही चीज़ें लिखी हैं। The atomic size of A also affect the acid strength as per the bond gets weaker. अब next point पढ़ो, solubility equilibria of sparingly soluble salts। क्या कहा मैंने, solubility equilibria of sparingly soluble salts। तुम soluble salt पढ़ चुके हो, solubility equilibria पढ़ चुके हो। अब ये sparingly का मतलब क्या है? sparingly का मतलब है बेटा जो मिनिमम अमाउंट में डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है बट बहुत ही कम अमाउंट में, उसको कहा जाता है sparingly soluble salts। बस इतनी सी बात समझनी है। The solubility of a particular salt in a solvent is always a very significant fact to be taken into the consideration when studying its properties and the properties of the solution it form with a particular solvent। क्या मतलब है कि जब कभी भी आप किसी solution के अंदर किसी चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं और वो पूरी डिजॉल्व ना होके पार्शियली डिजॉल्व हो रही है, उसी टर्म को वहाँ पर उस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बिहाफ पे कहा जाता है sparingly soluble salt। That's it। अब आओ, जबकि सॉल्ट्स NaCl, KCl या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ये सारे के सारे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ये जो सॉल्ट्स हैं, कुछ सम सॉल्ट्स, काफ़ी सारे ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते कंप्लीटली, बहुत मिनिमम एक्सटेंट में होते हैं, और उस मिनिमम एक्सटेंट को ही डिफाइन किया गया है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब आओ, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? A sparingly soluble salt is so called because जब हम उसे स्टिर करते हैं वाटर में, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, बहुत ही छोटा सा अमाउंट मिक्स होता है और वो सोल्यूशन में रह जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं अनडिजॉल्व रह जाता है या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म में कह लीजिए, उसी को कहा जाता है स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Now solution becomes saturated with that little amount of salt dissolved and the salts immediately dissociate into ions. At equilibrium, the dissolving of solid AgCl and precipitation of undissolved AgCl will take place at same rate. This is very important. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो डिसॉल्व स्टेट है सॉलिड AgCl का और जो प्रेसिपिटेशन स्टेट है अनडिसॉल्व्ड AgCl का, वो दोनों ही सेम रेट के होते हैं। ठीक बात? आओ, तो आप कह सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम है दो अपोजिट प्रोसेसेस के बीच में, वो हमेशा रिवर्सिबल इक्वेशन के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे? अब AgCl का मेरे को डिसोल्यूशन भी दिखाना है, प्रेसिपिटेशन भी दिखाना है, तो मैं कैसे शो करूंगी? ये देखो, अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो AgCl से Ag+ और Cl-, और इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? दिस ऑल्सो AgCl gives AgCl + Cl-, बना तो सेम आयंस ही रहा है, बट द कंडीशन इज डिसोल्यूशन एंड द प्रेसिपिटेशन। बस ये चेंज आपको याद रखना है। अब आओ, अब यहां पर भी हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देते हैं, तो कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिख दो, Ag+ एंड Cl- अपॉन AgCl। तो आपने देखा जो कंसेंट्रेशन है अनडिसॉल्व्ड सॉलिड AgCl की, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे?
जब वो कांस्टेंट रहेगी उसी को आप KSP कह रहे हैं बच्चा, और इसको लिखा जाएगा ऐसे। सो द KSP इज द solubility product and is equal to the ionic product. So AgCl in the saturated solution. अब solubility product constant क्या है? Solubility product constant equilibrium constant है dissolution of solid substance का इक्विलिब्रियम एक्वस सॉल्यूशन में। किससे डिनोट करते हैं? KSP से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काइंड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काइंड, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताई। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सेशन भले ही बहुत छोटा था लेकिन कुछ कवरेज जो रह रही थी बीच बीच में से वो सारी हमने यहाँ पर कवर कर ली। मैं कहूँगी इस चीज़ को देख लेना, बफर वाले पे इतना ध्यान मत देना क्योंकि वो इतना तुम्हारा इम्पैक्ट है नहीं, बट फिर भी पता होने के लिए पता होनी चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक रिवाइज इट वेल। थैंक यू सो मच।